चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आज हमें न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिसिटी से स्टार्ट करना है, बट ठीक है, थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर आज टाइप ऑफ रिएजेंट से टॉपिक स्टार्ट किया है। नो डाउट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं सब कुछ ले चुका हूँ, होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम। सपोज आपके पास मैं एक हल्का सा बेसिक दे रहा हूँ, होमोलाइटिक क्लीवेज। यदि मैं होमोलाइटिक क्लीवेज या होमोलाइटिक फ्यूजन ले लूं, ए एंड बी है, होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, ये चीज पड़ा हुआ है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए यहां पर आपके पास हेटेरोलाइटिक क्लीवेज है, ठीक है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज है, तो यहां पर आपके पास क्या होगा, ए बी है, तो मान लीजिए इसमें से इलेक्ट्रॉन आया तो A माइनस, तो B क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। या मान लीजिए ऐसा आया तो इट इज गोइंग टू बी फॉर्म A प्लस एंड B माइनस। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ बॉन्ड इज गोइंग टू बी ब्रेक, बॉन्ड इज गोइंग टू बी क्लीवेज, या बॉन्ड इज गोइंग टू बी फिसाइड। क्लीवेज बोल दो, फिजन बोल दो, या ब्रेकिंग बोल दो, एक ही बात है। अदरवाइज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो दो चांसेस है। तो ये इनिशियली जीओसी में मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब आप देखिए टाइप ऑफ क्लीवेज रिएजेंट की बात करें। मान लीजिए होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो सबसे पहला जो कैटेगरी आती है उसे बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बनता है, फ्री रेडिकल या रेडिकल। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि यहां पर इसकी एक वैलेंसी या दो वैलेंसी बाकी रहती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फ्री रेडिकल की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपके पास देखेंगे, जैसे ये फ्री रेडिकल है, मान लीजिए यहां पर इसके पास डेफिनेशन क्या हो जाता है, इट इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है बट ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस होगा, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन या तो क्या होंगे 1 या 3 या 5 या 7 होगा आफ्टर क्लीवेज। आफ्टर क्लीवेज की बात कर रहा हूं, यानी यहां पर 1 3 5 7 9 ऐसे करके ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो क्या है, इट इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस हुआ। जैसे मान लीजिए ये कब होता है, इट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग होमोलाइटिक क्लीवेज, ड्यूरिंग होमोलाइटिक क्लीवेज या होमोलाइटिक फिजन बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो H फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल, या Br फ्री रेडिकल, या CH3CO फ्री रेडिकल। दीज आर द एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था जब मीथेन का क्लोरीनेशन किया था, या NPS रिएक्शन यूज किया हुआ है तो Cl फ्री रेडिकल, Br फ्री रेडिकल बनाया हुआ है। ये याद करिए, एंटी मार्कोनी रूल था तो ये फ्री रेडिकल बना है, हुन्स-डिकर रिएक्शन था तो ये वाला फ्री रेडिकल बना हुआ है। इज इट क्लियर? तो ये पहला क्या था, फ्री रेडिकल आ जाता है। दूसरा क्या आ जाता है आपका इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल है ना, तो इसका मतलब, फाइल का मतलब होता है लविंग, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल का डिक्शनरी मीनिंग देखा जाए तो इट इज नॉन एज इलेक्ट्रॉन लविंग, इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। ठीक है, इट इज आल्सो नॉन एज लुईस एसिड, नॉन एज लुईस एसिड। बच्चों में 5-10 मिनट्स का ये बेसिक रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि मुझे न्यूक्लियोफाइल पढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि आगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझाना है तो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ठीक है, इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इट इज आल्सो नोन एज लुईस एसिड। ठीक है, अब आप एग्जांपल यहां पर आप ले सकते हैं H+, Cl+, Br+। ठीक है, ये आ सकता है CH3+ आ सकता है, CH3CO+ एटसेट्रा। ठीक है, अब आप देखिए और आ सकता है, ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, दीज आर द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर दूसरा आ जाता है BF3AlCl3, इनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। तो ये वाले कौन से इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ये होते हैं न्यूट्रल है।
तो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल दो टाइप के हैं। आपके पास पहला जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। दूसरा जो है न्यूट्रल है बट दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, या तो इनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी या वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, ठीक है। जैसे SO3 हुआ, FeCl3 हुआ, FeBr3 हो गए, ये सब क्या है, लुईस एसिड होता है। याद करिए सल्फोनेशन में SO3 यूज किया था, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो आप बोल सकते हैं इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। इट इज आल्सो नोन एज लुईस एसिड। लुईस एसिड का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन लविंग या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशीज बोल सकते हैं। एंड इट कैन बी पॉजिटिव चार्ज या इट कैन बी न्यूट्रल। तो दो टाइप के इलेक्ट्रोफाइल है, वो भी मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब तीसरा जो आता है विच इज नॉन एज न्यूक्लियोफाइल, जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अभी हमें न्यूक्लियोफाइल बात करना है, ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट में मिथाइलेशन, असाइलेशन, ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन, ठीक है। BF3, Cl3, SO3 ये सब लुईस एसिड यूज किया हुआ है। ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो टाइप ऑफ रिएजेंट की बात हुई, तो इलेक्ट्रोफाइल कब अकर होता है, जब हेटेरोलैटिक क्लीवेज होता है। न्यूक्लियोफाइल भी कब अकर होता है, जब होमोलैटिक क्लीवेज होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अब आप देखिए इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, तीसरा कैटेगरी जो आ जाती है विच इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। यानी जो थर्ड कैटेगरी जो आ जाती है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो आपके पास यहां पर सी क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो अब आप देखो न्यूक्लियोफाइल से ही समझ में आ रहा है न्यूक्लियस लविंग। तो आप न्यूक्लियोफाइल को आप बोलोगे न्यूक्लियस प्लस लविंग, यानी द स्पीशीज विच आर न्यूक्लियस लविंग, ठीक है। तो आप बोलोगे स्पीशीज विच इज न्यूक्लियस लविंग, है ना। डिक्शनरी मीनिंग भी हो गया, न्यूक्लियस लविंग कब होगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिच होगा या इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ठीक है। विच इज न्यूक्लियस लविंग या इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज लुईस बेस। इनको क्या है, लुईस बेस भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। स्ट्रॉन्गर या वीक जो भी है वो हम आगे अभी कंपेयर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बट अभी इन जनरल लुईस बेस है, अभी इतना दिमाग नहीं लगाना है कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है, हम जनरल मान के चल रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे Cl माइनस OH माइनस NH2 माइनस, ओके, H2O आ गया है, ठीक है, एटसेट्रा लुईस एसिड। मैं पूरा टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल अलग अलग से टॉपिक लूंगा, तो यहाँ पर एक सिलेक्टेड मैंने दे दिए हैं, सिलेक्टेड एग्जांपल दिए हैं, ठीक है ना। जैसे अभी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में दो टाइप कहते हैं, न्यूट्रल एज वेल एज पॉजिटिवली चार्ज, तो मैंने वो समझा दिया है। बट टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल में मुझे पूरा डिस्क्रिप्टिव देना है, तो इसलिए मैंने यहाँ सिलेक्टेड दे दिया है। स्पीशीज व्हिच इज न्यूक्लियस लविंग, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डोनर, इट इज आल्सो नोन एज लुईस बेस। तो न्यूक्लियोफाइल की सिंपल डेफिनेशन मैंने डिस्कस कर ली है। तो मैंने अभी तक आपको बता दिया है कि यदि बॉन्ड ब्रेक होता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, तो दो टाइप के होता है, होमोलैटिक, हेटेरोलैटिक क्लीवेज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने रिएक्शंस करी थी विद NBS, ठीक है। हमने रिएक्शन की थी SO2Cl2 के साथ HNu अल्केन की, अल्केन से हमें अल्काइल क्लोराइड बनाया था, ठीक है। NBS रिएक्शन यूज किया है या NCS यूज करा है, ये सब क्या था, होमोलैटिक क्लीवेज या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इन अल्केन, यानी क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ HNu सनलाइट, उससे क्या बोलते हैं, होमोलैटिक। मैक्सिमम होती है हेटेरोलैटिक, जहां पर कोई भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, डिपेंड करता है कंडीशंस क्या है, ठीक है। तो यहां पर मैंने न्यूक्लियोफाइल की बात हुई है। अब मैं आगे बात करता हूं टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये अब आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। इससे पहले टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल बनाने से पहले देखिए, चलिए अभी आप प्लीज, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी, बट थोड़ा सा पेशेंस रखो, वहां पर मैं डेफिनेशंस भी एक बार और क्लियर कर दूंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने सिंपल डेफिनेशन बात करी है, ठीक है, मैं फिर आपको और डेफिनेशंस भी अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल की बात करें,
तो आपके पास न्यूक्लियोफाइल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। जनरली तो आप क्या बोलते हैं, दो ही टाइप के होते हैं, एक तो नेगेटिवली चार्ज होता है, दूसरा न्यूट्रल चार्ज होता है, ठीक है। तो आपके पास फिर भी देखिए यहां पर हम बात करें तो मेरे पास मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल की जो कैटेगरी है, पहले तो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हुआ, ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है, न्यूट्रल, दूसरा क्या होता है, न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल चार्ज आ गया है, ठीक है। हालांकि न्यूट्रल के अंदर ही सारी कैटेगरी आती है, बट मैं 3 में डिवाइड कर दिया है। पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, यहां पर क्या हो जाएगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। ये 4 कैटेगरी में मैंने आपको दिया है, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर और सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए यहां पर आपको समझ में आ रहा है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये तो क्लियर है कि ये डेफिनेशन तो क्लियर है कि वो इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है। अभी मैं आपको ये नहीं समझा रहा हूं कि थर्मोडायनामिकली या केमिकल काइनेटिकली, जब मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी समझाऊंगा तब मैं क्लियर यहां पर क्लियर करूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी बात कर रहा हूं, अभी न्यूक्लियोफिलिसिटी पर फोकस मत करिए, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज की बात करें तो जैसे OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, NH2 माइनस, ये सब क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। जैसे मान लीजिए HOO माइनस हुआ है, हालांकि इसमें न्यूट्रल भी है तो उसको इमीडिएट में डाल दूंगा मैं, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, बहुत ये न्यूक्लियोफाइल आ गया है, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, F माइनस, CH3 माइनस, H माइनस, ओके। ये सब क्या हो जाता है, दीज आर द नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल में तो बहुत सारे हैं, जैसे मान लीजिए H2O आया, वाटर आ गया है, या H2O2 आ गया तो H2O2 में भी ये आ गया है, ठीक है। H2S आ गया है, अमोनिया आ गया है, हाइड्रोजन आ गया है, ठीक है, फॉस्फाइन आ गया है, एटसेट्रा। तो ये सब क्या जाता है न्यूट्रल चार्ज में। अल्कोहल ले लो, अल्कोहल ले लो, ईथर ले लो, ये सब क्या है, न्यूट्रल चार्ज है, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, बट दे हैव ए इलेक्ट्रॉन पेयर टू डोनेट, दे हैव ए इलेक्ट्रॉन पेयर टू डोनेट, ठीक है। तो ये कैटेगरी कर दी। फिर आ जाता है पाई इलेक्ट्रॉन, यानी ये जब भी होता है जब पाई बॉन्ड टूटता है। पाई बॉन्ड टूटने के लिए आप देख लो CH2 CH2, तो ध्यान से समझ लीजिए जब पाई बॉन्ड टूटता है तो नेगेटिवली चार्ज आता है, ठीक है। यहां मान लीजिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH आ गया, बेंजीन रिंग आ गया, ठीक है। या मान लीजिए CH डबल बॉन्ड CH2, तो जब पाई बॉन्ड आता है तो नेगेटिव चार्ज अगर होता है। जैसे मान लीजिए जब भी अभी तक हमने रिएक्शंस किया है कि मान लीजिए H+ आयन ऐड अटैक होता है तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता था। नेगेटिवली चार्ज जो है, नेगेटिवली चार्ज जो है वो आप जब पाई बॉन्ड टूटता था नेगेटिवली चार्ज होता था एंड नेगेटिव चार्ज H+ को अटैक करता था। तो ये चीज भी हमने पढ़ी हुई है ना। तो ये नेगेटिव, ये पाई डोनर है, क्योंकि पाई बॉन्ड टूटेगा नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसे क्या बोलते हैं, पाई डोनर न्यूक्लियोफाइल, है ना। पाई डोनर न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं, यदि थोड़ा सा लंबा सा लाइन लग रहा है पाई डोनर न्यूक्लियोफाइल लिख दीजिए, या सिग्मा डोनर न्यूक्लियोफाइल भी लिख दीजिए, ठीक है। अब आप देखो ये जितने भी सिग्मा डोनर न्यूक्लियोफाइल है, जितना भी हमने अल्केन के अंदर वुड्स रिएक्शन, ये सब किग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा था, यानी जो भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, तो मोस्टली ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, ये होते हैं, ठीक है। याद करिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने पढ़ा हुआ है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, तो वो सारे के सारे इधर आते हैं। देखिए किग्नार्ड रिएजेंट RNGX पढ़ा हुआ है, फ्रैंकलिन रिएजेंट R2Zn, ठीक है। आप यहां पर पढ़ते हैं R2CuLi, जिसको गिलमैन रिएजेंट भी बोलते हैं, कोरेहाउस सिंथेसिस में यूज किया था, ठीक है। अब मान लीजिए RLi यूज किया, ठीक है, तो यहां पर R2CD यूज किया, ठीक है। तो जनरली ये जितने भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, तो आपको याद आ रहा है मेटल के ऊपर मान लीजिए प्लस चार्ज है तो ये माइनस आएगा,
ये क्या हो जाएगा, माइनस आएगा तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस है। तो यहाँ पर जो भी डोनर होगा वो डोनर होगा, वो होगा सिग्मा बॉन्डेड होगा। ठीक है, तो आपको याद करिए कि ये वाली रिएक्शन जो है गिरनार्ड रीजन के रिएक्शंस हमने काफी बात की हुई है। तो मैं आगे भी एक दो रिएक्शंस लूंगा, जैसे ये वाली केमिकल प्रॉपर्टीज में लूंगा एक बार और रिवाइज के लिए। जब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे तो ये चीज मैं वापस से मैं आपको लूंगा, एक एक एग्जांपल जरूर डिस्कस करूंगा। तो आपके पास जो भी टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल है वो मैंने डिस्कस कर लिया है। ये नेगेटिवली चार्ज, ये न्यूट्रल है, ये पाई डोनर है। हालांकि ये न्यूट्रल के ही कैटेगरीज है, बट मैंने थोड़ा सा अलग से डिफरेंशिएट कर दिया। दिस आर द न्यूट्रल एंड दिस इज द नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर किसी के ऊपर कोई चार्ज थोड़ी है, इसलिए इसको न्यूट्रल की कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल में समझ में आ गया, बट सबका टारगेट है इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डोनर। इज इट क्लियर? चलिए आगे पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। चलिए हम एवरीडे न्यूक्लियोफाइल करते हैं, पहले ये भी खत्म कर लेते हैं। देखिए एवरीडे न्यूक्लियोफाइल के अंदर क्या होता है कि द स्पीशीज हैविंग मोर देन वन डोनर, यदि एक से ज्यादा डोनर एटम है या डोनर साइड है या न्यूक्लियोफाइल साइड है, जो भी आप बोलोगे फॉर ए रिएक्शन। मान लीजिए आपके पास क्या है, जैसे एक्स वाई है, यहां पर आपके पास है लोन पेयर। देखिए हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वेदर एनी एटम कंटेन वन लोन पेयर, टू लोन पेयर, थ्री लोन पेयर, व्हेन इट इज गोइंग टू ओवरलैप, एक ही जो ऑर्बिटल है यूज्ड होगा। तो मान लीजिए यहां पर जैसे देखें तो एवरीडे न्यूक्लियोफाइल में डोनर एटम कितने हैं, दो है। तो दिस इज आल्सो डोनर एटम, तो ये भी डोनर एटम है, तो ये भी क्या है, डोनर एटम है। तो इस तरह के न्यूक्लियोफाइल को क्या बोला जाता है, एमिडियन न्यूक्लियोफाइल। तो आप क्या डिफाइन कर सकते हैं कि द species having more than one nucleophile site बोल दीजिए, या मोर देन वन डोनर एटम लिख दीजिए फॉर ए रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के लिए एक से ज्यादा डोनर एटम हो उसे क्या बोला जाता है, एविडियंट न्यूक्लियोफाइल। बट कई बार इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है, मोर देन वन डोनर एटम बट एट ए टाइम ओनली वन विल मेक अ बॉन्ड। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर एग्जांपल जैसे आता है साइनाइड। ठीक है, तो आपको पता है साइनाइड भी बनाएगा, जैसे ये Cn माइनस है या NO2 माइनस हुआ, या मान लीजिए इस तरह से कोई अलायलिक आयन आ जाता है, तो आप बोलोगे कि देखिए ये भी डोनर है, पाई भी डोनर है। जैसे मान लीजिए NO2 है, तो यहाँ पर आपका जो डोनर एटम है ये भी बन सकता है एज वेल एज ये भी। ये हम लोगों ने पढ़ा था एविडियंट लिगेंड्स, तो वैसा का वैसा ही है। जैसे यहाँ पर कार्बन डोनर है तो नाइट्रोजन डोनर भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर पाई डोनर पड़ा है तो अभी नेगेटिवली चार्ज भी पड़ा था। ठीक है, तो ये सब आता है। इनोलेट आयन भी ले सकते हैं, जैसे कोई भी है CH2CO माइनस आया। ठीक है, इनॉल फॉर्मेशंस में भी आप आ सकता है, जैसे मान लीजिए ये इनॉल है। ठीक है, तो ये डोनर है, तो ये पाई भी डोनर है। नेगेटिवली चार्ज भी आ सकता है या माइनस चार्ज भी ले सकते हो, तो ये डोनर एटम है। तो ये क्या होता है, एविडियंट न्यूक्लियोफाइल होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, NH2 हाइड्रोजन। ठीक है, H2O2 आया या HOO माइनस आया। ठीक है, तो ये सब क्या जाता है, एविडियंट लिगेंड्स की कैटेगरीज में आते हैं। हालांकि ये अभी मैं आगे जब न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ाऊंगा तो ये एक अल्फा इफेक्ट भी पढ़ाऊंगा, जहां पर क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी लोन पेयर होता है, इसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। वो अभी मैं वो न्यूक्लियोफिलिसिटी के में या फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी में ही समझाऊंगा, तो ये चीज भी लूंगा। तो दीज आर नोन एज एविडियंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब आप देखो कई जो ऐसे स्पीशीज भी है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है जो इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल दोनों पे एक्ट करते हैं, उसे बोलते हैं एम्बीफाइल। क्या बोलते हैं उसे, एम्बीफाइल। ठीक है, क्या बोलते हैं, एम्बीफाइल। देखिए एम्बीफाइल बोलते हैं
हालांकि ये कंपाउंड ही होता है, इंडिविजुअल कोई आयंस ये नहीं होता है। तो आप बोलोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, यानी उसे क्या बोलते हैं, एम्बीफाइल, नॉट एम, है ना। इससे पहले वाला था एम्बीडेड न्यूक्लियोफाइल, तो वो है इलेक्ट्रॉन डोनर ही, वो इलेक्ट्रॉन डोनर ही कहलाएगा। बट ये क्या है, एम्बीफाइल, जिसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जांपल आया, ये रिएक्शंस आगे हम करने वाले हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर आप एक बहुत बेसिक लगा दीजिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे तो पाई बॉन्ड टूटेगा, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज, तो यहां क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। टेक्निकली भी समझ लीजिए, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पाई बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन विल कैरी नेगेटिव चार्ज, तो ये वाला क्या हो जाएगा, दिस कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, तो दिस कैन एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, यानी ठीक है। इस तरह की रिएक्शंस हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सिमिलरली यदि आपके पास कुछ इस टाइप का कंपाउंड होता है, जैसे वाटर को भी ले सकते हैं, वाटर में आपको पता है OH माइनस H प्लस आयन टूटता है, तो जब OH माइनस टूटता है तो ये वाला पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आता है, तो ये वाला पार्ट क्या आ जाता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह आता है। यानी वाटर में से H प्लस आयन चला जाता है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और OH माइनस आएगा तो वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तीसरा एग्जांपल ले सकते हैं, यहां पर CH3C डबल बॉन्ड O CH3 जस्ट लाइक एज दिस फॉर्म, ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन वाला जो पार्ट होगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, है ना। ये न्यूक्लियोफाइल साइड है ना, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल साइड, इलेक्ट्रोफाइल साइड, ये साइड, ये साइड लिख दिया है, ठीक है। तो ये कौन सी साइड आ जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल साइड, है ना। साइड का मतलब अब आप देखो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल है तो इधर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है तो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। तो एम्बीफाइल भी क्लियर हो गया, यानी द कंपाउंड बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। हालांकि वाटर डाल दिया है, ठीक है, बट मोस्टली क्या हो जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर पाई बॉन्ड है, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा तो दूसरा क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, तो नेगेटिव चार्ज वाला क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा, और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह करेगा। डन। तो यहां पर हमने पढ़ा, एम्बीफाइल भी पढ़ लिया है। अब हम कंपेयर करते हैं, सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। देखिए बेसिसिटी के बारे में हमने बहुत पढ़ा हुआ है, बहुत सारी बातें कर ली है जीओसी में, ठीक है। बट अभी हमारे पास कंपैरिजन आता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर आपका एक वर्ड आएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी, है ना, वर्सेस बेसिसिटी। दोनों में फर्क क्या है, बेसिसिटी क्या है, नो डाउट बेसिसिटी अपन पढ़ चुके हैं, जीओसी में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए कि मान लीजिए आपके पास कोई है, सबसे पहले मैं बात करूं कि व्हाट इज द बेसिसिटी, बेसिसिटी होता क्या था। यदि मैं बेसिसिटी की बात करूं तो मैं बेसिसिटी को बोलता था कि द स्पीशीज व्हिच एक्सेप्ट प्रोटॉन, ठीक है। तो आप बोलोगे क्या हो जाएगा, बेसिसिटी में क्या हो जाएगा, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस आयन यानी प्रोटॉन, ठीक है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस आयन प्रोटॉन, है ना। अब मान लीजिए बेसिसिटी होता क्या था कि मान लीजिए यहां पर आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज है और सामने H प्लस आयन है, तो इट इज गोइंग टू बी फॉर्म HB, या तो ये हो जाता था, या मान लीजिए B माइनस है, यहां पर मान लीजिए HA है, कोई एसिड है, ठीक है, ये बेस है ना, ये बेस है, तो ये क्या हो जाता था, ये एसिड है ना, ये दो चीज आ गई, ओके। तो यहां पर है, या तो ये H प्लस आयन ऐसा कैसे ही मिलता था तो ये बन जाता था, ठीक है, या ये बेस इसको अटैक करके HB बनता था और एनायन अलग होता था। इज इट क्लियर।
तो ये एक आता था, मान लीजिए इसको अपन क्या बोलते थे, केबी निकालते थे, इसके रेस्पेक्ट में अपन केबी या के इक्विलिब्रियम निकाल दो, ठीक है, के इक्विलिब्रियम निकालते थे। अब आप देखिए यहाँ पर जिसका के इक्विलिब्रियम ज्यादा होता था, जिसका के इक्विलिब्रियम ज्यादा होता था उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होता था। हम बोलते थे ना कि केबी की वैल्यू ज्यादा होती थी तो उसकी बेसिसिटी क्या होती थी, ज्यादा, यही बोलते थे, केबी की वैल्यू ज्यादा होती थी इसलिए बेसिसिटी क्या होती थी, ज्यादा। ये चीज पढ़ा हुआ है। तो आप क्या बोलोगे, बेसिसिटी इज डिफाइंड बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना, आफ्टर एक्सेप्टिंग प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन के बाद जो रिएक्शंस है, ठीक है। तो आप इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज थर्मोडायनामिकली फिनोमिनल, थर्मोडायनामिकली फिनोमिनल, थर्मोडायनामिकल फिनोमिनल, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये चीज ध्यान दीजिएगा कि अब आपको स्ट्रॉन्ग बेस से स्ट्रॉन्ग एसिड है, मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को कंपेयर करना है, तो समझ लीजिए कि यहां पर एक थर्मोडायनामिकली फिनोमिनल है, यानी आप देखोगे कि किसी भी हाई टेम्परेचर तक कितना क्वांटिटी स्टेबल होता है या कितना क्वांटिटी है या व्हाट इज द केबी की वैल्यू है। तो आप बोलोगे कि यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, यानी जो क्या है, प्रोडक्ट जो भी बनाएगा थर्मोडायनामिकली स्टेबल प्रोडक्ट, थर्मोडायनामिकली स्टेबल प्रोडक्ट, यानी कोई भी रिएक्शन हुई है कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, वो डिसाइड करता है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो क्या है, स्टेबल है कि नहीं है। टेक्निकली सोच लीजिए कि यदि प्रोडक्ट स्टेबल होगा तो इसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो बट ऑब्वियस है कि के इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो आप इतना भी समझ लीजिए, ये स्टेबल होगा तो इसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो के इक्विलिब्रियम ज्यादा होगा कि नहीं होगा। तो वैसे भी मैंने समझा दिया आपको, ठीक है, नो डाउट। ये एक कंसेप्चुअली समझना है, अदरवाइज आपने बेसिसिटी कंपेयर करना बहुत अच्छे से सीखा हुआ है कि जिस, ठीक है, हमने बहुत सारे फैक्टर पढ़े हुए हैं, तो बेसिसिटी क्लियर हो गया है। अब इसी चीज को मैं लेके चलता हूं कि व्हाट इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी, कि बेसिसिटी इज अ थर्मोडायनामिकली फिनोमिनन, यानी स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा है, जिसका प्रोडक्ट थर्मोडायनामिकली स्टेबल है, ठीक है। तो वीक बेस कौन होगा, जिसकी के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कम होगी, यानी केबी की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब उस केस में प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम होगी, ठीक है। अब आप देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी, यदि मैं बात करूं न्यूक्लियोफिलिसिटी की, ठीक है, हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की, इज इट क्लियर, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें, है ना, तो अब आप देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो आप क्या बोलोगे कि आप बोलोगे इट इज द टेंडेंसी, इट इज द टेंडेंसी, देखो उसकी टेंडेंसी क्या थी, टू एब्स्ट्रैक्ट H प्लस आयन, इसकी टेंडेंसी है, इट इज टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर सिग्मा भी हो सकता है या पाई भी हो सकता है, वो कैटेगरी पढ़ चुके हैं। इट इज द टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम, ठीक है। इट इज द टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम, यानी कार्बन एटम किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, कार्बन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, मान लीजिए आपके पास पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, एक केस ऐसा। दूसरा केस ये है कि न्यूक्लियोफाइल है और कार्बन की वैलेंसी कुछ इस टाइप से है और यहां पर कोई भी लिविंग ग्रुप है, L स्टैंड फॉर लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप इसके बाद मैं लूंगा, है ना। तो अब आप देखिए यहां पर क्या हुआ है कि दोनों केस आ सकता है कि ये यहां पर अटैक करे, ये, क्योंकि ध्यान दीजिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रोफाइल,
दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा कार्बन, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल बन गया। यहां पर भी आपके पास कार्बन और न्यूक्लियोफाइल हुआ है, बट यहां पर लिविंग ग्रुप लग चुका है। ठीक है, यहां पर क्या है, लिविंग ग्रुप लग चुका है। ठीक है, तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है, लिविंग ग्रुप निकला है। वेयर स्टैंड फॉर लिविंग न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है, लिविंग न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद मैं टॉपिक लूंगा लिविंग न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर क्या है, यदि यहां पर आप बात करोगे तो आप न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। एक और डेफिनेशन लिख सकते हो, इट इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डिफाइंड बाय, यदि मैं बात करूं तो देखिए यहां पर मैं लिख सकता हूं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डिफाइंड by rate to attack electron deficient carbon, यानी rate to attack electron deficient carbon, it is kinetically phenomenon, यानी ये रेट पे डिपेंड कर रहा है, और यानी ये केमिकल काइनेटिकली डिपेंड कर रहा है, और वो क्या हो जाएगा, थर्मोडायनामिक, यानी यहां पर टाइम से रिलेटेड है और वहां पर क्या है, एनर्जी से रिलेटेड है। बेसिसिटी रिलेटेड टू द थर्मोडायनामिक फिनोमिनन एंड दिस इज रिलेटेड टू काइनेटिकली फिनोमिनन। तो इट इज काइनेटिकली फिनोमिनन, यानी ये रेट पे कितना फास्ट है, जितना फास्ट देखो, आप देखोगे यदि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है, जहां पर रेट ऑफ अटैकिंग वो ज्यादा है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझ लेना कंपैरिजन क्या है, यानी अच्छा डोनर, वेरी गुड डोनर इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, है ना। एंड वहां पर क्या है, स्ट्रॉन्गर बेस कौन है, जिसने H+ को एक्सेप्ट किया और जो प्रोडक्ट जो बना है वो थर्मोडायनामिकली स्टेबल बना है। क्लियर, वो चीज का खासकर ध्यान रखना है, क्योंकि प्रोडक्ट जितना ज्यादा बनेगा के इक्विलिब्रियम उतना ज्यादा होगा। बात समझ में आई कि नहीं, तो वापस से क्लियर हो गया है, यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में फर्क क्या है, कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को अटैक करता है, जबकि बेसिसिटी H+ यानी H+ को एक्सेप्ट करता है। इट इज अटैक ऑन डेफिशिएंट कार्बन एंड इट विल एक्सट्रैक्ट H+ आयन। दिस इज केमिकल काइनेटिकली फिनोमिनन एंड दैट इज थर्मोडायनामिकली फिनोमिनन। इज इट क्लियर? आगे बात में बेसिसिटी निकालने का एक ही क्राइटेरिया बताया है, उसका H+ लगा के उसको एसिड बना दो। स्ट्रॉन्गर एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक कर दो, या वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है। या आपको मैंने बताया हुआ है स्ट्रॉन्ग बेस में हमने 0C में पढ़ा हुआ है, या तो ये वीक एसिड होगा, यदि उसका है एक क्राइटेरिया तो ये है। दूसरा क्या क्राइटेरिया क्या है स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है, यदि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, क्योंकि अपन ने अमाइंस के अंदर भी बेसिसिटी पढ़ी थी, बहुत सारा वर्क किया हुआ है, तो सबसे बढ़िया है यदि इस केस में करना है तो आप कॉन्जुगेट एसिड निकाल दो। सबसे आसान तरीका है कॉन्जुगेट एसिड निकाल दो। ठीक है, तो वी कॉन्जुगेट एसिड यानी है, उसको देखो, एक दो क्वेश्चंस में कराऊंगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं यहां पर आपको समझा दिया है मैंने। ठीक है, तो बेसिसिटी के भी मैं कुछ क्वेश्चन एक दो डिस्कस कर लूंगा, आप बेफिक्र रहिए। साथ के साथ अभी मैं आपको कंपेयर करा रहा हूं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे निकालते हैं। ध्यान रखना, न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छा डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर जितना फास्ट अटैक करेगा, जितना अच्छे से यहां ओवरलैपिंग कर पाएगा। यहां पर जैसे मान लीजिए ये ऑर्बिटल खाली है, अच्छे से ओवरलैपिंग कर पाया तो वो अच्छा सा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी में हम बात करते हैं कि क्या क्या फैक्टर हैं। देखिए वन बाय वन जिस ट्रेंड से चल रहा हूं, देखिए सबसे पहले आप एक ही चीज ध्यान दीजिए कि आपका इफ डोनर एटम इज सेम, डोनर एटम सेम है, मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान से समझ लीजिएगा, डोनर एटम सेम होना चाहिए। फिर आप कुछ का कुछ क्राइटेरिया मत लगा देना, जैसे यानी सारे के सारे ऑक्सीजन है या दिस। ठीक है, यदि डोनर एटम सेम है
तो आप इतना समझ लीजिए, नेगेटिव चार्ज इज गुड डोनर देन न्यूट्रल। नेगेटिवली चार्ज इज गुड डोनर देन न्यूट्रल, ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए कि आपका OH माइनस, ये में न्यूक्लियोफिलिसिटी OH माइनस इज वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल देन वाटर, RO माइनस इज वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल देन ROH, NH2 माइनस इज वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल देन NH3, सॉरी, ठीक है। तो ये आ जाएगा नेगेटिव चार्ज इज ए गुड डोनर देन न्यूट्रल। यदि आपका है इन जनरल भी आ जाए तो भी नेगेटिवली चार्ज अच्छा डोनर होता है। दूसरा केस क्या होता है, ठीक है, ये डिफरेंस हुआ। दूसरा क्या होता है, अल्फा इफेक्ट आता है। क्या होता है, अल्फा इफेक्ट, ठीक है। जनरली यदि आपका डोनर एटम सेम है, जैसे मान लीजिए कि OH माइनस है और आपके पास क्या है, HOO माइनस है। अब डोनर एटम सेम है, या मान लीजिए NH2 माइनस है और NH2 और NH माइनस है, ठीक है। अब आप देखिए ये का इसको कहते हैं अल्फा, ये अल्फा, तो इसकी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। क्या होता है कि यहां का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर है और इसके जो लोन पेयर है, इसका जो लोन पेयर और इसके लोन पेयर के बीच में रिपल्शन हो जाता है। क्या होता है, रिपल्शन हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, गुड डोनर बन जाता है। बिकॉज ऑफ रिपल्शन दिस बिकम गुड डोनर, यानी रिपल्शन होने की वजह से क्या है, अच्छा डोनर है, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है, अल्फा इफेक्ट, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि पहले नेगेटिव न्यूट्रल को कंपेयर किया, अभी नेगेटिव ही है दोनों, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, बट अल्फा पोजीशन पे कोई एक ऐसा एटम है कि जो खुद के लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर और इस लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होने की वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब आप देखिए ये चीज आ गई है, ओके। अब मान लीजिए तीसरा जो केस है कि भाई मान लीजिए ये दोनों केस नहीं आया। मैंने एक केस आपको पहले भी लिखवाया था कि यदि डोनर एटम सिग्मा है और पाई बॉन्ड है तो सिग्मा इज अ वेरी गुड डोनर, वो लिख लीजिएगा। मैंने समझाया हुआ है, ये कब बताया था, जब प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन समझा रहा था, तो आप कहीं भी नोट कर लीजिएगा या टाइम होगा तो मैं बता दूंगा। बट मान लीजिए अब तीसरा केस ऐसा है, तीसरा केस अपन बात करें कि यहां पर तीसरा केस ऐसा है कि ऑल आर नेगेटिवली चार्ज या ऑल आर न्यूट्रल। क्या हो जाएगा, मान लीजिए इफ ऑल आर नेगेटिवली, इफ ऑल आर सेम एंड नेगेटिवली चार्ज, है ना, और सेम है नेगेटिवली चार्ज एटम है, मान लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रल भी हो सकता है, तो न्यूट्रल में सेम ही क्राइटेरिया लगाना है, बट यदि सेम या तो सारे नेगेटिव हो या सारे न्यूट्रल हो, सेम नेगेटिव और न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल लिख देता हूं, मान लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम्पल 1 आ गया, ठीक है। मान लीजिए RO माइनस OH माइनस, मान लीजिए आपने ले लिया है, ये ले लिया, आपने ले लिया CH3CO माइनस ले लिया या CF3COO माइनस ले लिया, ठीक है। मान लीजिए अब जब ये चीज आ गया है तो क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, जब दोनों एटम सेम है तो यहां पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। क्योंकि क्या है कि जब दोनों एटम सेम हैं, जब दोनों एटम सेम हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन तो सेम ही आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम ही आएगी क्योंकि साइज भी सेम है। तब आप सिर्फ बेसिसिटी क्राइटेरिया डाल लीजिएगा। बेसिसिटी का क्राइटेरिया क्या है, H प्लस ऐड कर दो, H प्लस ऐड कर दो, H प्लस ऐड कर दो। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, दिस इज फिनॉल, दिस इज फिनॉल, दिस इज वाटर, दिस इज अल्कोहल, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज ट्राइफ्लोरोकार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अंदर माइनस इफेक्ट है, तो एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस इफेक्ट। तो एसिडिक कैरेक्टर का क्या ऑर्डर होता है, तो दिस इज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ, एसिडिक कैरेक्टर पड़ा हुआ है। इसका जो कॉन्जुगेट बेस है, तो ये बेसिसिटी का जो क्राइटेरिया क्या होगा, दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ देयर बेसिसिटी। तो ये किसका ऑर्डर आ गया है, बेसिसिटी का।
तो अब आप देख लीजिए, तो ये बेसिसिटी का ऑर्डर है। ध्यान रखना, गलती मत करना, सर आपने तो ये बोला था, ये कब बोल रहा हूं, जब डोनर एटम सेम है। तो आप देखोगे तो न्यूक्लियो, ये ही और ट्रेंड किसका आ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का। ठीक है, तो ये एग्जांपल 1 क्लियर हो गया है। ठीक है, तो एग्जांपल 1 में आपको है, कल को बेसिसिटी का ट्रेंड पूछे तो भी यही है, और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ट्रेंड भी सेम ही आ गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, अब मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, अब मान लीजिए दूसरा एग्जांपल है, ठीक है, दूसरा एग्जांपल आपके पास मान लीजिए CH3S डबल बॉन्ड O माइनस और CH3COO माइनस। तो आपको पता है डेफिनेटली ये एसिड स्ट्रॉन्गर होगा, इसका स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, तो ये कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, ये वीक होगा। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ दिस, क्योंकि देखिए ये CH3S डबल बॉन्ड OH हुआ, ये क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH है। तो ध्यान दीजिए, इसका जो एनायन है ये ज्यादा स्टेबल है, स्टेबल एनायन, स्टेबल एनायन, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड हुआ, स्ट्रॉन्गर एसिड हुआ, तो स्ट्रॉन्गर बेस कौन होगा, ये हो जाएगा कि नहीं होगा। तो ये किसका ऑर्डर आ गया है, बेसिसिटी एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिसिटी का। ठीक है, क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, तो कोई भी इग्नोर मत करिएगा। तो इफ द डोनर एटम इज सेम, तो पहला क्राइटेरिया क्या है वो समझा दिया है। ठीक है, अब मान लीजिए डोनर एटम डिफरेंट है, तो अब क्या क्या करना है। तो पहले तो डोनर एटम सेम था, तो क्या किया है वो क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब मान लीजिए डोनर एटम सेम नहीं है बट इन ए पीरियड है, तो आप क्या बोलोगे, इन ए सेम पीरियड, इन ए सेम पीरियड। तो ध्यान दीजिए क्राइटेरिया क्या होता है, किसी का भी क्राइटेरिया क्या होता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा डोनर एटम में आप देखेंगे तो CH3 माइनस NH2 माइनस, ठीक है, एंड OH माइनस F माइनस। तो यहां पर जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर आएगा, यानी इसके नीचे SiS3PS2OS सॉरी SH माइनस एंड यहां पर आएगा Cl माइनस। तो अब आप देख लीजिए ये क्या है, इस पीरियड के अंदर आप देखेंगे तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है पीरियड के अंदर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा वो आप देखिए। सबसे पहली बात है जनरली पीरियड के अंदर साइज सेम होती है, हम जनरली ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। क्या आप ऐसा भी लिख दीजिए, सबसे बढ़िया तरीका है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन पावर। सबसे बढ़िया है पोलराइजेशन पावर, तो आप पोलराइजेशन पावर सबसे आसान है, इसको ले लीजिए, सबसे बढ़िया है। यदि ये कंफ्यूजन आता है पोलराइजेशन पावर, तो फजान रूल में पढ़ा हुआ है ना पोलराइजेशन पावर। तो अब आप देखिए न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे, एनायन। तो पोलराइजेशन पावर किसकी ज्यादा होती है, पोलराइजेशन पावर किसकी ज्यादा होती है, पोलराइजेशन पावर किसकी ज्यादा होती है, जिस बिगर एनायन का, किसकी पावर ज्यादा होती है, बिगर एनायन की। और लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या है, साइज कम होती है। तो आप ऐसा ले लीजिए, यदि ये कंफ्यूजिंग आ रहा है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया जो सिंपल है, क्राइटेरिया जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी का, क्राइटेरिया फॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी, क्राइटेरिया फॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, तो क्राइटेरिया लिख दिया मैंने, तो आपको ये क्लियर हो गया। फैक्टर विच इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट डोनर एटम इंक्रीज न्यूक्लियोफिलिसिटी, वही बात कर रहे हैं कि यदि यहां पर अच्छी डोनर है, यानी यहां पर जो डोनर की अच्छी एबिलिटी है या डेंसिटी ज्यादा है तो वो अच्छा डोनर होगा। मोल पोलराइजेशन डोनर एटम इज द बेटर न्यूक्लियोफाइल, मैंने यही लिखा है। देयरफॉर द साइज ऑफ डोनर एटम इंक्रीजेस, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। तो इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन पावर।
तो जो चीज एक्सप्लेन किया है उसको मैंने पॉइंट में लिख दिया है। तो क्या है आपके लिए एक नोट्स बन जाए। तो किसका बिगर एनायन मोर पोलराइजेशन पावर, जिसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा है न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो इसको मैंने स्टेटमेंट में लिख दिया है तो आपके लिए आसान रहेगा। तो क्राइटेरिया भी क्लियर हो गया है, तो ये जनरल क्राइटेरिया है। अब आप देख लीजिए, यदि यहां पर आप बात करें एग्जांपल, तो आप देखेंगे एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 2, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का है। तो ये ऑर्डर किसका आ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का, क्योंकि साइज बिगर इसकी है। लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होती है, डिक्रीज। ठीक है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल, साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सॉरी साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होती है, डिक्रीज। पीरियड के अंदर बात आ गई। मान लीजिए मैं इसी केस के अंदर बात कर रहा हूं, ये चीज क्लियर हो गई है। क्योंकि बच्चों जिसके पास आपके जेब में पैसा होगा तभी तो किसी दूसरे की हेल्प कर पाओगे। इसीलिए जो डोनर एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, वो तभी किसी दूसरे की हेल्प कर पाएगा। वो एक टेक्निकली चीजें समझिए। बट मान लीजिए ये तो बेसिसिटी का ऑर्डर बात करें, तो आई थिंक बेसिसिटी में मान लीजिए CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस, इनके कॉन्जुगेट एसिड क्या होते हैं, अमोनिया। दिस मैंने H प्लस ऐड कर दिए हैं। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिड, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दिस इज द ट्रेंड ऑफ एसिड। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो भी ट्रेंड ये होगा, यानी यहां पर बेसिसिटी का ऑर्डर एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी का तो सेम यही आ जाएगा, इसका भी यही आने वाला है। ठीक है, PH2 माइनस SH माइनस एंड Cl माइनस, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर किसका आ जाएगा, बेसिसिटी का भी पूछ रहे तो भी ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का है, ये बेसिसिटी सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन पावर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, उस पे वर्क कर रहा हूं। बेसिसिटी जब मैं निकाल रहा हूं तो मैंने कॉन्जुगेट एसिड निकाला है। कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्गर था तो उसका बेस वीक था, और वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर है। तो दोनों का क्राइटेरिया साथ के साथ डिस्कस कर रहा हूं तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहे आपको। जब डोनर एटम सेम था तो बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम आ जाएगी, ये ध्यान रखना है। अब जो तीसरा केस जो आ जाता है कि यदि आप ग्रुप के अंदर जा रहे हो, किसके अंदर जा रहे हैं, ग्रुप के अंदर। ठीक है, यदि आप ग्रुप के अंदर जा रहे हैं तो कैसे वर्क करेंगे, तो देखिए कंसेप्ट तो वही है, इन्हें ग्रुप कैसे बात करोगे, यदि कंसेप्ट तो वही है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी is directly proportional to polarization power या size of nucleophile। कंसेप्ट तो वही है, अब वो चेंज थोड़ी हुआ है। तो अब आप देखिए यदि यहां पर आप बात करोगे F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, ठीक है, या मान लीजिए SH या OH माइनस, या मैं बात करूं PH3 NH3 या PH2 माइनस या NH2 माइनस या H2S या H2O। ठीक है, मैं नेगेटिवली चार्ज ही ले लेता हूं, बार बार न्यूट्रल क्यों लो, तो कि कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, हालांकि सेम ही क्राइटेरिया, कोई गड़बड़ नहीं है बच्चों, कि PH2 माइनस एंड NH2 माइनस। ठीक है, बिगर साइज किसकी है, क्योंकि मैंने नेगेटिव इसलिए लिया है क्योंकि अपन पोलराइजेशन पावर एनायन बात करते हैं तो कंफ्यूजन नहीं रहे आपको। तो आप देखेंगे यहां पर एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3, डाउन द ग्रुप साइज इज इंक्रीजेस, तो दिस इज द ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। डाउन द ग्रुप साइज इज इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप साइज इज इंक्रीजेस। तो ये ट्रेंड किसका है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का। मान लीजिए ये बेसिसिटी इसकी बात करनी है, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड HF HCl HBr HI है। ठीक है, स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, तो आपको पता है दिस इज द ट्रेंड, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, ये। तो बेसिक ऑर्डर ये है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर ये है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा, दोनों का तरीका अलग है। न्यूक्लियोफिलिसिटी पोलराइजेशन पावर पर डिपेंड कर रही है, जबकि आपकी
बेसिसिटी है वो डिपेंड कर रही है कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि देखिए बॉन्ड आपका देखिए ओवरलैपिंग करना जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का ये है ऑर्डर, और मान लीजिए ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल का है। प्रॉपर ओवरलैपिंग होगी, प्रॉपर ओवरलैपिंग होगी तो ही तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा, जिसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा। तो इन्हें ग्रुप भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब मान लीजिए यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्टेरिक इफेक्ट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो देखिए मान लीजिए आप किसी से हाथ मिलाने जा रहे हैं, बट कोई पीछे से खींच ले, कोई हिंड्रेंस दे दे, कोई बीच में आ जाए, तो क्या आप प्रॉपर्ली हैंडशेक कर पाओगे? नहीं। तो सिमिलरली क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई एग्जांपल ऐसा आ गया CH3 CH3 CH3O माइनस, या CH3 CH3O माइनस एंड CH3 CH2O माइनस या CH3O माइनस, ठीक है। या एक ही ले लेते हैं अपन, क्योंकि ज्यादा इसमें इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। इधर देख लीजिए, तो आप बोलोगे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये आएगा, क्योंकि ये जो है ये क्या करेगा, इसको स्टेरिक हिंड्रेंस देगा। तो इसका क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बनाया था कि न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू बी मेक अ बॉन्ड। न्यूक्लियोफाइल क्या है, बॉन्ड बनाना चाहता है, ठीक है, बॉन्ड बनाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। मान लीजिए यदि इस न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये ब्रांचिंग की वजह से सामने वाले को हिंड्रेंस दे दे, तो प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए कि ऐसा केस है, ठीक है, मान लीजिए आपका जो ग्रुप है कुछ ऐसा है, ठीक है, लिविंग ग्रुप ऐसा है, ठीक है, एक लिविंग ग्रुप आपका ऐसा है, यही सेम केस ले लूं, ठीक है। अब आप देखो चीजों को समझिए कि ये इसके जो ये लिविंग करेगा, जो ऑर्बिटल खाली होगा उसके साथ ये बॉन्ड बनाना चाहता है, ये इसको जाता है, ठीक है। अब ये जब इसको अप्रोच करेगा तो इस ग्रुप और इस ग्रुप के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। इस ग्रुप और इस ग्रुप के बीच में रिपल्शन होगा, तो जितने ज्यादा होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, मोर रिपल्शन होगा। तो जब मोर रिपल्शन होगा तो ये कंडीशन आना मुश्किल हो जाएगा। जब ये नहीं आएगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो स्टेरिक इफेक्ट्स का भी रोल क्लियर हो गया है कि जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा, ध्यान दीजिए डोनर एटम सेम है, ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी उतनी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, कम। क्योंकि जैसे न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा, इसको बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, तो जितना ज्यादा यहाँ पर ब्रांचिंग है वो उसको रिपल्शन ज्यादा मिलेगा। तो रिपल्शन ज्यादा मिलेगा तो ये बॉन्ड प्रॉपर्ली नहीं बन पाएगा। जब बॉन्ड ही नहीं बन पाया तो कैसे होगा, क्योंकि आप देखेंगे न्यूक्लियोफाइल Rl ये अटैक करेगा तो Nu ये बॉन्ड बनेगा, देखो ये बॉन्ड बनेगा तभी तो ये निकलेगा, ये बॉन्ड बनेगा तो यानी ये बनेगा तभी तो पॉसिबल हुई। तो जब ये अटैक किया, ये बॉन्ड ही नहीं बना, तो काहे की न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड तो बनाएगा, तो जब कार्बन के साथ उसने बॉन्ड ही नहीं बनाया तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कहां से आएगी। तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती है उतना रिपल्शन होता है। आई बात में। तो नेक्स्ट जो चीजें आ जाती है वो आ जाती है, देखिए नेक्स्ट चीजें आ जाती है वो आता है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, जनरली ये इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट हेलोजन में ही मिलते हैं, ज्यादातर हेलोजन में ही पूछे जाएंगे, आप हेलोजन का ही ध्यान रखना है। देखिए इफेक्ट ऑफ हेलोजन, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट है, मोस्टली मैं हेलोजन की ही बात कर रहा हूं, पूछे वही जाते हैं, तो आप मेरी एडवाइस है उसी का ही याद रखिए। तो आप बोलोगे पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट, याद आ रहा पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, मैं बता चुका हूं पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए
इसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है, देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में यहां पर एक वर्ड आता है सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन, है ना। तो अब आप देखिए यहां पर जब पोलर प्रोटिक होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या क्या हो गए, वाटर हो गए हैं, अल्कोहल हो गए, यानी जो आपके पास अमोनिया आ गया, प्राइमरी अमाइन आ गया, यानी H के साथ FOL, बता चुका हूं लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि इट विल सॉल्वेट कैटायन एज वेल एज एनायन, दोनों को कर देते हैं। हालांकि ये हमारे को तो एनायन ही देखना है ना, हमें तो एनायन ही देखना है, न्यूक्लियोफिलिसिटी तो एनायन देगा, हमारे को कैटायन से क्या मतलब है। तो फॉर एग्जांपल देखिए कि आपके पास F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, इसकी साइज क्या है, लेस साइज, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मोर सॉल्वेशन एनर्जी, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, बिगर साइज है, बिगर साइज है। अब देखो सॉल्वेशन एनर्जी जनरली क्यों लिखा है कि जरूरी थोड़ी कि हर बार वाटर ही हो, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है ना, इसलिए जनरली सॉल्वेशन एनर्जी ले लिया। वाटर आ जाएगा तो हाइड्रेशन एनर्जी लेंगे, बिगर साइज होगा तो क्या होगा, लेस सॉल्वेशन एनर्जी, ठीक है। तो अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास ये केस आ गया, तो ये लिख लिया आपने, ठीक है। यहां देखिए मान लीजिए F माइनस है, यहां पर I माइनस है, मान लीजिए मैं वाटर ही ले लेता हूं, यहां पर मान लीजिए सराउंडिंग वाटर आ गए, वाटर नहीं होगा तो कोई ना कोई सॉल्वेंट होगा, वाटर नहीं होगा तो कोई ना कोई सॉल्वेंट होगा, अल्कोहल भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर प्लस माइनस, क्योंकि पोलर प्रोटिक है ना, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, क्योंकि यहां पर FON होगा तो FON की वजह से यहां पर ये प्लस चार्ज होगा, तो ये प्लस चार्ज यहां पर होगा, ठीक है। अब आप देखिए वाटर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो ये माइनस प्लस माइनस, सॉरी प्लस, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। यहां पर क्या हो गया है, सॉल्वेशन अच्छा खासा है। तो अब आप देखिए जैसे यहां पर हुआ क्या कि मान लीजिए ये कार्बन था, ये लिविंग ग्रुप, यहां पर कार्बन था और ये लिविंग ग्रुप है। अब मान लीजिए इसको अटैक करना है, इसको अटैक करना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे किसी से हाथ मिलाना है, मेरे चारों तरफ कोई लोग नहीं है तो आराम से हैंडशेक कर लूंगा, ठीक है। बट मेरे चारों तरफ बहुत सारे, सपोज मेरे बॉडीगार्ड है, वो चारों तरफ है, तो क्या मैं प्रॉपर्ली हैंडशेक कर पाऊंगा, नहीं। यहां पर क्या हो जाएगा कि यहां पर मोर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, क्यों सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा है। यहां पर क्या हो जाएगा, लेस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सराउंडिंग, यहां पर सराउंडिंग क्या है, लेस है, ठीक है। तो जब यहां पर सराउंडिंग लेस है तो कौन इजीली अटैक हो जाएगा, ये इजीली अटैक होगा। यहां पर क्या हो जाएगा, इजीली अटैक, इजीली अटैक, क्यों, क्योंकि इसके आसपास भीड़ ज्यादा है, तो भीड़ ज्यादा है तो उसको भीड़ हटा के हाँ हैंडशेक करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसके सराउंडिंग कम है। तो अब आप देखिए यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये समझ में आ गया है, सराउंडिंग ज्यादा होते हैं F माइनस, इसकी वजह से I माइनस का होता है। इसीलिए जो अभी मैंने केस पढ़ा था ग्रुप के अंदर जिसकी साइज बिगर होती है, क्योंकि कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया है तो डिफॉल्ट प्रोटिक सॉल्वेंट लेना है,
प्रोटिक मतलब सॉल्वेंट। अब आप देखो यदि यही चीज अप्रोटिक सॉल्वेंट होता, क्या होता? अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, यही चीज क्या होती, बी जो आता वो आता अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जो है इट्स सॉल्वेटेड ओनली कैटायन नॉट एनायन, एनायन के साथ नहीं है। तो इसकी वजह से क्या है, यहां पर जो ट्रेंड आता है वो क्या आ जाता है, उल्टा आ जाता है। क्या ट्रेंड आ जाता है, F माइनस Cl माइनस एंड Br माइनस आ जाता है। यहां पर आप बहुत सारे पढ़ सकते हैं, DMF, DMSO, ठीक है, DMA, क्राउन ईथर भी आएगा, क्राउन ईथर भी आएगा, ठीक है। क्राउन ईथर कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए इस टाइप का आया, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहां पर क्या हुआ है, इस ऑक्सीजन को भी कार्बन की तरह गिनते हैं, तो 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया है 12 क्राउन, यानी टोटल 12 कार्बन की तरह है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, नहीं कुछ ज्यादा ही हो गया, ये गड़बड़ हो गई यहां पर, ठीक है। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, सॉरी ये मैंने गलत बना दिया है क्राउन, दिस इज द करेक्ट डायग्राम, है ना, दिस इज द करेक्ट डायग्राम। तो ये 12 क्राउन हो गया ना, 1 8 और 2 12, और कितने रिंग है 1 2 3 4, तो ये 4 रिंग में बना है, ठीक है। 12 क्राउन 4 रिंग, इसी तरह से 18 क्राउन और 6 रिंग भी आता है और 24 क्राउन भी आता है, तो इसको साइक्लिक ईथर भी बोलते हैं, क्राउन ईथर या साइक्लिक ईथर भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये भी अप्रोटिक है, तो इसमें जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता है। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अपने पास ये क्लियर हो गया है, F माइनस Cl माइनस Br माइनस। देखिए अभी तक जो आपको कई बार लग रहा है कि इसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, तो ये क्यों नहीं है, क्योंकि अभी जनरली अपन ने ये पढ़ा था कि जिसकी साइज ज्यादा है तो साइज यानी पोलराइजेशन पावर से कंपेयर किया, बट मेन फैक्टर था साइज था। देखिए इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिए, यदि कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना है, जो मैं अभी से पहले क्लियर करके लिया हूं। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट स्पेसिफाइड करेगा, एक लॉजिकली क्लियर कर लेते हैं कि F माइनस अटैक करने जा रहा है, ठीक है, और I माइनस अटैक करने जा रहा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये जल्दी है, बिगर साइज की वजह से ये फास्ट गया, ये स्लो गया, ठीक है, थोड़ा सा बिगर साइज था, बिगर साइज के हिसाब से वो स्लो गया। देखिए पोलराइजेशन पावर आएगी कब, जब ये अटैक करेगा। तो ये यदि इसने फास्ट अटैक कर दिया तो इसका मतलब अभी हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज केमिकल काइनेटिकली, तो क्या हो जाएगा, बीइंग स्मॉलर साइज ये फास्ट अटैक कर देगा, तो इसीलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी आएगी, बट ये कब आएगी, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। यदि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट नहीं स्पेसिफाइड किया है तो पोलर प्रोटिक लेना है। जैसे याद करिए फ्रिंकलस्टीन जो भी है रिएक्शन जो भी है, उसमें भी मैं बात कर सकते हैं कि स्पेसिफाइड होगा पोलर अप्रोटिक। अब आप देखो ये हमने फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन पढ़ी थी, वहां एसीटोन था, तो एसीटोन इज अ वेरी लेस अप्रोटिक सॉल्वेंट, वेरी लेस अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, इसलिए I माइनस आर केपेबल टू Cl माइनस Br माइनस। मैंने यहां कहीं भी एसीटोन नहीं लिखा है, वो अबाउट टू बी लेस पोलर होता है। तो आप ये भी ध्यान रखना कि ये जो फ्रिंकलस्टीन है, तो ये क्लियर हो गया कि F माइनस की साइज छोटी थी, इसलिए वो फास्ट अटैक किया है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी इज केमिकल काइनेटिक फिनोमिनन। इससे पहले जो भी मैंने ट्रेंड पढ़ाया था, जो साइज पढ़ाया था, क्योंकि साइज यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डिफॉल्ट, और जिसका साइज ज्यादा होता है उसका सॉल्वेशन एनर्जी कम होती है, इसलिए हम क्या पढ़ते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर साइज ज्यादा यानी सॉल्वेशन एनर्जी कम यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा, इसलिए I माइनस ज्यादा थी। याद आ रहा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है।
अब आप देखिए, यदि मैं एसीटोन की बात करूं तो इन एसीटोन था ना, तो इट इज अ वेरी लेस अप्रोटिक होता है, तो उसमें ट्रेंड ये होता है, ठीक है, दिस इज द ट्रेंड, है ना। ये इनफैक्ट आप मानेंगे ये नाइट्रोबेंजीन में भी होता है, ये अबाउट टू बी नॉन पोलर होता है, अबाउट टू बी नॉन पोलर, तो ये ट्रेंड होता है। इसीलिए फ्रिंकलस्टीन में RCl I माइनर Ri बन चुका था, ठीक है। तो ये मैंने आपको खत्म कर दिया है, टाइम नहीं है तो प्रीवियस सेल का क्वेश्चन भी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, तो मैं लिविंग न्यूक्लियोफिलिसिटी नेक्स्ट लेक्चर में ही ले पाऊंगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, फिर मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करूंगा। टिल देन एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।